बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 26 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 27 मुलाहिज़ा फरमाएं। बाजार से कुछ चीजें खरीदी और अपने ठिकाने की तरफ हम रवाना हो गए। आज बेला से मुलाकात के बाद मुझे खदशा था कि मेरा ताकुब करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बेला ने वादा किया था कि 2 दिन तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मुझे इसी शहर से सही सलामत निकलने का मौका फराहम किया जाएगा। लेकिन मुझे बेला पर एतमाद नहीं था। अलबत्ता फौरी तौर पर मैंने अपने इर्द गिर्द किसी मशकूक शख्स को देखा नहीं था, मगर 1.5-2 घंटों बाद जो कुछ होने वाला था उसके बाद मेरी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा जाएगा और पता नहीं कितने लोगों की शामत आएगी। अपने काठी तक वापस आने में हमने खासी एहतियात से काम लिया। मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काटने पड़े और जब यकीन हो गया कि हमारी निगरानी नहीं हो रही तब भी हमने असल रास्ते का रुख किया। काठी के पहुंचने के बाद मैंने राधा को शक्ति लाल के बारे में बताया तो वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम वाकई बहुत चालाक हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। जब नागराज के काठी पर हमला होगा तो वो यकीनन बदहवास हो जाएगा। वैसे ये शक्तिलाल कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? उससे मेरी मुलाकात कल हुई। मैंने उसे शक्ति से मुलाकात की तफसील बताई। कल पहली मुलाकात में मैंने शक्ति और उसके साथियों को बता दिया था कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। एक पटकी खाकर वो उस वक्त भाग गया था, लेकिन बाद में 2-4 गुंडों को जमा कर लाया। उस वक्त अगर मैं अकड़ जाता तो आज शक्ति इस तरह झुककर मेरे पैर ना छूता। मुझे यहाँ दुश्मनों की नहीं दोस्तों की जरूरत है। अगर आज के मिशन में ये जिंदा बच गया तो मेरा दाम गुलाम हो जाएगा। मेरी तरह राधा मुस्कुराई। तुम वाकई लाजवाब चीज हो। हमारे ताल्लुकात को ज्यादा रोज नहीं हुए, लेकिन लगता है कई जन्मों का साथ है। अब फिल्मी डायलॉग मत बोलना, मैंने उसे घूरा। मेरी इस बात पर राधा ने बड़ा जोरदार कहका लगाया। वैसे एक बात बता दूं, वो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, मेरा ख्याल है शक्ति लाल वो गिरा माउंट आबू के रहने वाले नहीं हैं। अगर वो यहाँ के होते तो तुम्हारे कहने पर सोचे समझे बगैर इस तरह शंकर के पीछे ना दौड़ पड़ते। क्या मतलब? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं। यहाँ का रहने वाला हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि शंकर इंसान नहीं दरिंदा है। उसे टकराने की कोशिश मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उसे शंकर का नाम जरूर सुना होगा, मगर उसकी दरिंदगी के बारे में सुनने वाली कहानियों पर यकीन नहीं किया होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, और फिर उसे ये भी मालूम नहीं होगा कि वो दरअसल शंकर पर नहीं नागराज पर हमला करने जा रहा है। नागराज के बारे में मैंने उसे जानबूझकर नहीं बताया। मैंने कहा हो सकता है कि नागराज के नाम से उसके दिल में कोई खौफ बैठ जाता और वो मेरी बात मानने से साफ इनकार कर देता। वैसे इस किस्म के लोग होते बहुत सरपीरे हैं, अंजाम की परवाह किए बगैर आग में कूद पड़ते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये आग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी तरह। राधा एक बार फिर मुस्कुरा दी। मैं भी जानती थी कि आग में कूद रही हूँ और ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। क्या बात है, आज तुम बार बार अपनी मिसालें दे रही हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, आज तुमसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है। उसने आगे बढ़कर दोनों बाहें मेरे गले में हमाइल कर दी। आज तुम वाकई डायलॉग बोलने के मूड में हो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो फिर आओ, आज मुझे भी कुछ डायलॉग याद आ रहे हैं। वो रात भी पिछली रातों की तरह गुजर गई। सुबह में देर से जागा। राधा भी पलंग पर पड़ी थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हम पिछले लान में आ गए और अपने काम में मसरूफ हो गए। जिस जगह हमने उस शख्स को दफन किया था वो जगह बाकी लान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कल रात शहर में उस शख्स की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं सुना था। वैसे इस काटेज में किसी के आने का कोई खतरा नहीं था, मगर राधा का ख्याल था कि इस जगह को अलग थलग नजर नहीं आना चाहिए। हम दोनों खुरपियां लेकर अपने काम में मसरूफ हो गए और उनके किनारों से फालतू घास उखाड़ कर उस जगह लगाने लगे। शाम को मैं फिर एक नए गेटअप में काटे से निकल खड़ा हुआ। मैंने गर्दन पर स्याह निशान का इलाज भी कर लिया। राधा ने क्रीम लगा दी थी और वो निशान छुप गया था। आज मैंने राधा को खबरदार किया था कि परसों की तरह वो मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे और ये भी बता दिया था कि आज रात शायद मैं वापस ना आऊं। इस पर वो कुछ चौंक सी गई। क्यों, क्या इरादा है? उसने मुझे घूरा। मेरा ख्याल है अब हाथ पैर चलाने का वक्त आ गया है। मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं शहर की सूरत-ए-हाल का जायजा लूंगा। अगर हालात मेरे हक में हुए तो शक्तिलाल से मिलकर कोई प्रोग्राम बना लूंगा, वो हमारे बड़े काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, राधा ने कहा। सबसे पहले मैं रेड लाइट एरिया में पहुंचा। अगर शक्ति और उसके साथियों में से कोई गुज़िश्ता रात के मिशन में बच गया था तो मुझे यकीन था कि यहाँ उनसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे यह भी इत्मीनान था कि शक्ति या उसके दोस्तों में से कोई आज मुझे गुरु की हैसियत से पहचान नहीं सकेगा। शाम का अंधेरा गहरा हो गया। रेड लाइट एरिया का कारोबार शुरू हो चुका था। रौनक बढ़ती जा रही थी। मैं इधर उधर घूमता रहा, मगर शक्ति या उसके दोस्तों में से कोई नजर नहीं आया। मेरे दिल में खदशात सर उबारने लगे। पिछली रात कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब के सब खत्म हो गए हों? तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे एक आदमी नजर आया। दाटे कद का गंजे सर वाला ये आदमी कल रात भी शक्ति के साथ था। वो एक थड़े पर बैठा एक लड़के से चमची करवा रहा था। मैं उसके करीब जा खड़ा हुआ। वो गुंडा चमची करा चुका तो 2 रुपए का नोट लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ए जा, 1 रुपए का बीड़ी लेकर आ, 1 रुपया तुम रख ली। वो बात करते हुए उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गई।
ए तुम यहाँ काहे को खड़े हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं भानूट? मैंने कहा। ए तुम तो अपुन का नाम भी जानता है। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा पुराना जानकार है। क्या बोल, कौन है तू? अपुन तेरे को क्यों पहचानने का? शक्ति वो उछल पड़ा। तू कौन है, जल्दी बोल। उसने बड़ी फुर्ती से जेब से चाकू निकाल लिया। हम जिस जगह खड़े थे वहाँ कदरे तारीकी थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे लेकिन हमारी तरफ कोई मुतवज्जो नहीं था। अबे बोलता क्यों नहीं? उसके मुंह से एक बार फिर हल्की सी गुर्राहट निकली। जल्दी बता कौन है तू, नहीं तो अंतड़ियां निकाल कर फेंक दूंगा। चाकू जेब में रख लो, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। शक्ति अगर आसपास मौजूद है तो उसे बताओ गुरु मिलने आया है। गुरु? उसने मेरी तरफ देखते हुए क्या क्या लगाया। तू गुरु? अबे आईने में शक्ल देखी अपनी? तू गुरु का एक हाथ पड़ जाए तो 100 कलाटियां खाता हुआ सड़क के उधर जा गिरेगा। मैं एक गुरु हूं भानूट, मैंने कहा। कल रात हमारी बाजार में मुलाकात हुई थी और मैंने उसे शंकर के बारे में बता दिया था। तुम गुरु हो? मगर तुम्हारी शकल को क्या हुआ? उसने कहा, फिर झुककर मेरे पैर छूते हुए बोला, पाई लागू तुम वाकई गुरु हो? शक्ति कहाँ है? मैंने फिर पूछा। वो आओ मेरे साथ, भानूट ने कहा। वो चलना चाहता था मगर लड़के को आते देखकर रुक गया। उसने लड़के से बीड़ियां ली, एक बीड़ी ऊँटों में दबा ली और दूसरी जेब में रख ली। चाकू भी उसके हाथ से गायब हो चुका था। उसने माचिस जलाकर बीड़ी सुलगाई और मुझे इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। हम रेड लाइट एरिया की पिछली तरफ काफी दूर जाकर एक तंग सी अंधेरी गली में दाखिल हो गए। भानूट मुझे जिस तरह अंधेरी गलियों में ले जा रहा था उससे उसकी नीयत पर शुबा हो सकता था, लेकिन मुझे उस पर एतबार था और कोई शुबा नहीं था। बेलादरीर दिन अलका, अग्निहोत्री और इन जैसे लोगों के मुकाबले में ये गुंडे मेरे लिए ज्यादा काबिल एतमाद थे। ये गुंडे और बदमाश अपनी बात का बरम रखते थे, किसी पर धोखे से वार नहीं करते थे। किसी से दोस्ती करते हैं तो उसके लिए अपनी जान वार कर देते हैं। भानूट के आते में दाखिल हो गया। बहुत ऊंची दीवारें और बहुत ऊंचा लकड़ी का गेट था जिसका एक हिस्सा गायब था। यह गालबन कोई कदीम इमारत थी। अंदर बहुत वसी और अरीज कंपाउंड था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। यहाँ बिजली नहीं थी। बेशतर कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और हर दरवाजे से लालटेन या कैरासिन लैंप की जर्द सी रोशनी झलक रही थी। चारों तरफ कमरों के सामने कुशादा और तवील बरामदे थे। छत पर भी कहीं कहीं लकड़ी के तख्तों से हट से बने हुए थे। उनकी दर्दों में भी जर्द सी रोशनी झलकती हुई नजर आ रही थी। भानूट एक कमरे के सामने रुक गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में लालटेन का धुआं भरा हुआ था। उस कमरे में 3 चारपाइयां बिछी हुई थी, एक सामने की दीवार के साथ, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ वाली दीवार के साथ। उनके बीच में एक छोटी साल खुर्दा सी मेज पड़ी हुई थी जिस पर लालटेन रखी हुई थी। तीनों चारपाइयों के ऊपर दीवारों पर टंगी हुई कीलों पर कपड़े टंगे हुए थे। दरवाजे के साथ वाली दीवार के करीब 2 कुर्सियां रखी हुई थी। बाईं तरफ वाली चारपाई पर शक्तिलाल लेटा हुआ था। उसकी एक पिंडली पर पट्टी बंधी हुई थी। भानूट के साथ एक अजनबी को देखकर उसकी आंखों में उलझन सी उभर आई और वो उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, बैठने में तकलीफ होगी, मैंने कहा। ये आवाज वो बड़बड़ाया। फिर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। गुरु? मैं जो आवाज एक मर्तबा सुन लूं उसे कभी नहीं भूल सकता। पांव लागो गुरु। वो चारपाई पर दीवार से टेक लगाकर बैठ ही गया। भानूट की तरफ देखते हुए बोला, अबे वो कुर्सी इधर ला, गुरु को बैठने दे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी रिहाइश इस अस्तबल में होगी, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। 50 साल पहले तक ये किसी दर्जे का अस्तबल ही था, शक्तिलाल ने कहा। पहले यहाँ घोड़े और खच्चर बंधे थे, फिर इसे हम जैसे गरीब इंसानों को अस्तबल बना दिया गया। हम हर साल यहीं आकर ठहरते हैं। 150 रुपए महीने में खोली मिल जाती है। और मुझे राधा की बात याद आ गई। उसका अंदाजा किसी कदर दुरुस्त था कि शक्ति इस शहर का रहने वाला नहीं हो सकता। बातें तो बाद में होंगी, पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये गोली गालबर कल रात तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी टांग में गोली लगी है? भानूट ने बताया था। उसने मेरी बात काट दी। नहीं, भानूट सिर्फ इतना बताया था कि तुम जख्मी हो, मैंने जवाब दिया। कल रात तुम जिस मिशन पर गए थे वो ऐसा ही था। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है गुरु, शक्ति ने कहा। फिर भानूट की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्लें क्या देख रहे हो? भाग के जा और जेली के दाब से गुरु के लिए चाय लेकर आ। भानूट सारी लाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हाँ, तो कल रात क्या हुआ था? मैं जल्दी असल मौजू पर आ गया। मैं राधा के काटिश से निकलकर सीधा रेड लाइट एरिया ही आया था और वहां से भानूट के साथ यहाँ आ गया। रास्ते में कल की सूरत के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। तुम्हारी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी गुरु, मगर हमसे थोड़ी गलती हो गई, शक्ति ने कहा। तुमने खबरदार तो कर दिया था कि वहां शंकर के 2-3 आदमी और भी होंगे, लेकिन जल्दबाजी में ज्यादा बंदोबस्त ना कर सका था। हम कुल 4 आदमी थे और पिस्तौल सिर्फ 2 के पास थे, लेकिन उन लोगों के पास खतरनाक किस्म के ऑटोमेटिक राइफलें थी। छीला उस धोखे में मारा गया, उसके पास खंजर था और वो काटे के अंदर घुसता चला गया। वो बड़ा जीदार आदमी था मगर जरा बेवकूफ भी, इसीलिए मारा गया। शंकर का क्या हुआ? मैंने छीले की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए पूछा। भाग गया साला, शक्ति ने कहा। बुज़दिल था, पूरी तरह मुसल्ला होने के बावजूद हमारे सामने ना टिक सका। अपने एक आदमी की लाश छोड़कर भाग गए वो लोग। ओह, कौन था वो? मैंने चौंक कर पूछा। अजय, शक्ति ने जवाब दिया।
वो भी हमारी तरह बदमाश था, पर जरा ऊंचे दर्जे का। बड़े होटलों में, नाइट क्लबों में दादागिरी करता था। अब नर्क में दादागिरी करेगा, मगर शंकर भी जिंदगी भर याद करेगा। इस वक्त कहीं पड़ा अपने जख्म चाट रहा होगा। वो गंजा भी जख्मी हुआ था। मैं एक बार फिर चौंक गया। भागते उसे टांग पर मेरी 2 गोलियां लगी थी। शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उनके पास गाड़ी ना होती तो उनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। यहाँ तुम्हें कोई खतरा तो नहीं? मैंने कहा, मेरा मतलब है शंकर से पहले भी तुम लोगों की झड़प हो चुकी है। तुम्हारा एक दोस्त शीला उनके हाथों मारा गया। उसकी लाश तुम लोग अपने साथ तो नहीं ला सके होगे। अगर वो लाश शनाख्त कर ली गई तो वो लोग तुम तक पहुंच सकते हैं। शीले की लाश शनाख्त के काबिल रही कहाँ? शक्ति ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, वो कांटे के अंदर घुस गया था जहाँ उसे गोलियों से छिलनी कर दिया गया, और फिर उन लोगों ने भागते हुए कांटे को आग लगा दी थी। शीले की लाश भी कांटे के साथ जलकर राख हो गई थी। और अजय की लाश? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसे भागते हुए कांटे से कई गज दूर बारूद की गोली लगी थी। खोपड़ी के पर खचे उड़ गए थे। लेकिन गुरु, तुम क्यों परेशान हो? अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ। मुझे चिंता इसलिए है कि शंकर के साथ उस कॉटेज में एक ऐसा आदमी भी था जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी कहा जा सकता है। मैंने उसको नागराज के बारे में बता देना मुनासिब समझा। कौन? शक्तिनाल ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नागराज। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। क्या? शक्ति उछल पड़ा। टांग को झटका लगने से उसके मुंह से कराह निकल गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा असल टारगेट शंकर नहीं नागराज था? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। शंकर के बारे में नफरत भरे ख्यालात जानकर तुमने मौके से फायदा उठाया और हमें उस काठी का पता बता दिया था। दरअसल तुम शंकर को नहीं, नागराज को मरवाना चाहते थे। नागराज को मारना तुम जैसे आदमियों के बस की बात नहीं। उसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है, मैंने जवाब दिया। कल रात में उसे उसके काठी से निकालना चाहता था। इस मकसद के लिए तुम्हारा इंतखाब मैंने इसलिए किया कि मुझे तुम्हारी जुर्रत और ज़हानत पर विश्वास था, और तुम मेरे विश्वास पर पूरे उतरे। गुरु, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम वो तो नहीं जो तुम ठीक समझ रहे हो शक्ति। मैंने बात काट दी। मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, और तुम भी जानते हो कि नागराज ऐसा जहरीला नाग है जो अपने जहर से हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है। पिछले दिनों उस मंदिर को आग लगवा दी जिसमें सैकड़ों यात्री भस्म हो गए। तुम भी मेरी बात से इत्तेफाक करोगे कि ऐसे राक्षस का तो वजूद ही धरती से मिटा देना चाहिए। मंदिर को आग उसने लगाई थी? शक्ति के लहजे में बेयकीनी थी। मेरी बातों से उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। उसने इल्जाम मुझ पर लगाया था, मगर हकीकत यही है कि मंदिर को आग उसी ने लगवाई थी, क्योंकि उसे शुबा था कि मैं उस मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। मैंने जवाब दिया। इसमें शुबा नहीं कि एक दिन पहले तक मैं उस मंदिर के पुरोहित पंडित भैरूनाथ के पास पनाह लिए हुए था, लेकिन जब नागराज ने मंदिर को आग लगवाई उस रोज मैं वहां नहीं था। कल रात जो औरत मेरे साथ थी वो इस बात की तस्दीक कर सकती है। पहले वो नागराज जी के साथियों में थी, लेकिन अब मेरे लिए उसने भी अपना जीवन खतरे में डाल रखा है। ओह, वो चंद में मेरी तरफ देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले ही गुरु मान चुका हूँ, अब तो तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, मैंने उसका हाथ थाम लिया। इस सिलसिले में बाद में किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। उस वक्त बानूट कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक हाथ में छींका उठा रखा था जिसमें चाय के 3 गिलास रखे हुए थे। उसने लालटेन एक तरफ सिरकाकर तीनों गिलास मेज पर रख दिए और तारों का छींका दरवाजे के पीछे उछाल दिया। वो खुद दूसरी चारपाई पर बैठ गया। मैंने गिलास उठाकर चाय की 2-3 चुस्कियां भरी। अच्छी चाय थी। गिलास मेज पर रख दिया और जेब से 2000 रुपए के नोट निकालकर शक्ति के तकिए के नीचे रख दिए। तुम कोई बात नहीं करोगे? मैं शक्ति के चेहरे के तासरात देखते हुए बोला। ढंग से अपना इलाज कराओ और जल्दी से अच्छे हो जाओ। अभी तुम लोगों को काम करना है। और तुम्हारा तीसरा दोस्त वो कहाँ है? क्या नाम है उसका? मैंने तीसरी चारपाई की तरफ देखा। मिट्ठू राम। वो इलाके में घूम रहा है। शक्ति की बजाय बारूद ने जवाब दिया। हम बातें करते और चाय पीते रहे और फिर बारूद खाली गिलास लेकर चला गया। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने शक्ति की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तुम प्रोफेशनल तो नहीं लगते, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम्हारा ताल्लुक भी किसी अच्छे और शरीफ घराने से है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक वाकई एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से था, मगर अब तो वो खानदान ही मिट चुका है। शक्ति लाल ने कहा। हम 2 बहन भाई थे और मेरी दीदी पुष्पा। मेरे पिताजी का देहांत तो उस वक्त हो गया था जब मेरी उम्र 6 साल थी। उनका सारा कारोबार माताजी ने संभाल लिया। वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थी। अहमदाबाद में हमारी खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसके तैयार किए हुए खिलौने पूरे भारत में बेहद पसंद किए जाते थे। मुझे याद है कि हम जिस बंगले में राइफ पजीर थे वो महल की तरह बहुत वसी व अरीज और शानदार था। 1 साल बाद माताजी का भी देहांत हो गया। सारा बिजनेस मेरे ताऊ ने संभाल लिया। उन्होंने मेरी दीदी की शादी अपने आवारा और शराबी बेटे से कर दी। उसके चंद महीनों बाद मुझे सैकड़ों मील दूर बंगलोर के एक अनाथ आश्रम में दाखिल करा दिया गया। आश्रम वालों को अच्छी खासी रकम दी गई। वो मेरी कड़ी निगरानी रखते। 1 साल तक तो मुझे बिल्डिंग से ही निकलने नहीं दिया गया। मैं तकरीबन 6 साल उस आश्रम में रहा और फिर मुझे एक जराइम पेशा गिरोह के हाथ फरोख्त कर दिया गया।
वो लोग मुझे मुंबई ले गए। अनाथ आश्रम में मुझे बातों ही बातों में ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही थी कि मैं एक बहुत गरीब घराने का फर्द हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मैं अपने पिता स्वर्गवासी, माता और अपनी दीदी को कैसे बोल सकता था। मुझे वो शानदार बंगला भी याद था जहाँ मेरी जिंदगी के इब्तदाई 6-7 साल गुजरे थे। मुंबई आने के बाद मैंने 1-2 मरतबा भागने की कोशिश की, मगर वो बड़ा मुनज़्ज़म था। वो लोग 9 उम्र लड़कों से वारदातें करवाते थे और हर लड़के पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मुझे मारपीट और जेब तराशी सिखाई गई। एक रोज सिनेमा के सामने एक आदमी की पॉकेट मारते हुए मैं पकड़ा गया। भागने की कोशिश में वो आदमी जख्मी हो गया। उसका एक हाथ कलाई से कटकर बाजू से अलग हो गया। मैंने चाकू से उस शख्स पर हमला जरूर किया था, मगर मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरा वार इस कदर सख्त साबित होगा। अदालत से मुझे 7 साल की सजा होगी। मैं जेल में भी दंगे फसाद करता रहा, जिससे मेरी सजा बढ़ती रही। कई वार्डन मेरे हाथों जख्मी हो चुके थे और हर मर्तबा मेरी सजा में इजाफा होता रहा। उस सजा में मुझे 7 साल की बजाय 12 साल जेल में गुजारने पड़े। जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। बचपन की यादें अब भी मेरे ज़हन में ताज़ा थी। जेल से बाहर आते ही कई गिरोहों के लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर मैं उनसे दूर हटता रहा। चंद रोज मुंबई में गुजारने के बाद मैं अहमदाबाद आ गया। मेरा ताऊ अगरचे 60 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी उसी तरह हट्टा कट्टा था जैसा मैंने उसे बचपन में देखा था। उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उस वक्त ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी दीदी का भी देहांत हो गया। किचन में काम करते उसके कपड़ों में आग लग गई थी और वो जल कर मर गई। दीदी की मौत के बाद ताऊ ने सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली और मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया था कि मेरा एक हादसे में इंतकाल हो गया और लोगों के सामने मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया गया। ताऊ और उसके बेटे ने जिस तरह मुझे धक्के देकर घर से निकाला था वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह मुझे अनाथ आश्रम में दाखिल करा दिया गया था, उसी तरह मेरी दीदी को भी कत्ल कर दिया गया था ताकि ताऊ हमारी जायदाद पर कब्जा कर सके। मैंने ताऊ और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मगर उसका असर वही हुआ जो होना चाहिए था। मैं गरीब था, ताऊ के पास दौलत थी। उसने साबित कर दिया कि उसके भतीजे का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और मैं कोई फराडिया हूँ। मुकदमा खत्म होने के बाद मैं मुंबई वापस आ गया। वहाँ मैंने अपने कुछ अमायती पैदा कर लिए। ये बानूट, राजू और मिट्टू राम मेरे उस वक्त के दोस्त हैं। इन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। 2-3 महीनों के बाद मैं एक रोज चुपके से अहमदाबाद आ गया और अपने ताऊ को कत्ल कर दिया। ताऊ के बेटे ने पुलिस में मेरा नाम लिखवा दिया था। तीसरे दिन मुझे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैंने अदालत में साबित कर दिया कि जिस रात अहमदाबाद में मेरे ताऊ का कत्ल हुआ, उस रात मैं मुंबई में मौजूद था। मुझे कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया, मगर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मुझे मुंबई में भी चैन से नहीं टिकने दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शहरों में फिरता हुआ जयपुर आ गया। हम चारों मेहनत मजदूरी करके शराफत की जिंदगी बसर करना चाहते थे, मगर हमारे हाथों पर जराइम पेशा होने के ठप्पे लग चुके थे। हमारे दामन दागदार हो चुके थे। आखिरकार हमने इस दलदल में उतरने का फैसला कर लिया। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे। यहाँ सीजन चल रहा था, बड़ी रौनक थी। यहाँ हमारी दादागिरी चल गई और फिर हम हर साल यहाँ सीजन में आने लगे। यहाँ के छोटे छोटे मुकामी गुंडों ने भी हमारी बर्तरी मान ली। ताम 1-2 बड़े गुंडे ऐसे थे जो हमारे लिए खतरा थे, मगर हमने उनके मुंह लगने की कोशिश नहीं की। ये सीजन हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। यहाँ के हालात एकदम बिगड़ गए थे। रौनक उजड़ गई थी। नागराज के आदमी ने खौफ और इराज फैला दिया। सैरो तफरी के लिए आने वाले लोग वापस जाने लगे। यही लोग दरअसल हमारी आमदनी का जरिया बनते थे। और उस रोज तुम्हें देखा तो मेरा माथा ठिंका था। मेरा ख्याल था कि हमारी रोजी में लात मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की थी, मगर क्या पता था कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त होगे। मैंने तो वाकई तुम्हें गुरु मान लिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसमें शुबा नहीं कि नागराज वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। कोई उसके सामने नजरें नहीं उठा सकता, मगर तुमने उसे तगनी का नाच निचा रखा है। वो धरती पर बोझ है और धरती को इस बोझ से निजात दिलानी है। मैंने उसे ये बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि मैं दरअसल नागराज को कत्ल क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, तुम अपना इलाज कराओ और आराम करो। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। अब तो हर वक्त हाजिर हूँ गुरु, शक्तिलाल ने कहा। इस वक्त बानूट भी वापस आ गया। मैंने उन दोनों से हाथ मिलाया और कदीम अस्तबल से बाहर आ गया। राजेंद्र मार्ग पहुंचने में मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इस वक्त 9:15 बज रहे थे। मैं प्रेम नूर रेस्टोरेंट में रत्ना से मिलना चाहता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो देर तक ड्यूटी पर रही थी। उस रात जब पहली मर्तबा रत्ना से मुलाकात हुई तो मैं उसे एक नाइट क्लब में ले गया था, जहाँ नागराज को आते देखकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था और उसे हाल ही में छोड़कर एक वेटर के बेस में दफ्तर वाले कमरे में घुस गया था, जहाँ नागराज से 2-2 हाथ करने के बाद पिछली खिड़की से फरार हो गया था।
रत्ना क्लब में ही रह गई थी। बाद में मुझे ख्याल आया था चूंकि रत्ना को मेरे साथ क्लब में दाखिल होते हुए देखा गया था, इसलिए हो सकता है कि बाद में उसे पकड़ लिया गया हो और तशद्दुद करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। लेकिन कई रोज बाद रत्ना को जिंदा सलामत देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। पिछले उन दिनों के दौरान मैं 3-4 मरतबा प्रेम नोर्स रेस्टोरेंट में गया था और जानबूझकर ऐसी टेबल पर बैठा था जहां रत्ना गाहकों को सर्व करती थी। सिर्फ एक मरतबा उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, मगर वो मुझे पहचान नहीं सकी थी और मुझे यकीन था कि वो आज भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो रत्ना को देखकर मुझे इत्मीनान सा हुआ, लेकिन मैंने उसकी मखसूस मेजों में से किसी पर बैठने की बजाय दूसरी मेजों पर बैठ गया जहां नाटे कद की एक और सांवली सी लड़की सर्व कर रही थी। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था, कई मेजें ऐसी थी जिन पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक बैठे हुए थे। मैं चाय के साथ सैंडविच और रत्ना की तरफ देखता रहा जो उन्हें अपनी मेजों पर ग्राहकों को सर्व करने में मसरूफ थी। ठीक 10 बजे रत्ना काउंटर पर हिसाब देने के बाद रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं समझ गया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। मैंने वेटर्स को बुलाकर बिल अदा किया और रेस्टोरेंट से बाहर आकर मुड़कर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद रत्ना रेस्टोरेंट से बरामद हुई। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, बैग कंधे पर लटका हुआ था। दराज का तो गुदाज सडोल जिस्म होने की वजह से वो लिबास भी रत्ना पर खूब जच रहा था। मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा। वो तकरीबन 20 गज आगे निकल गई तो मैं भी हरकत में आ गया और अगले मोड़ तक पहुंचने से पहले ही उसके बराबर पहुंच गया। हेलो सोनियो, कल्ले कल्ले कितने सैरा होन डैया ने, मैंने उसके साथ चलते हुए पंजाबी में कहा। वो चौंक गई। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा कल्याण जाना पसंद नहीं तो तुसी भी मेरे नाल चलो। उसने भी पंजाबी ही में बात की। वेरी गुड, कहाँ चलना है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। जहाँ कहो, मगर 200 रुपए होंगे। रात भर अपने पास रखना चाहो तो 1000। उसने 1-2 अल्फाज में अपनी फीस बता दी। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा, मगर मैं गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ जिसकी बदसूरत मालका खूबसूरत लड़कियों से एलर्जिक है। तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम्हारा घर कैसा रहेगा? मैं रात तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में 100 रुपया घर का किराया भी होगा, रत्ना ने कहा। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। वो 100% कारोबारी लहजे में बात कर रही थी। नो प्रॉब्लम, मैंने फिर वही अल्फाज दोहरा दिए। हम कनाट हाउस पैलेस हाउस के पहलू से गुजरते हुए अकबी गली में आ गए और फिर एक और गली में मुड़कर रत्ना एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई। उसने बैग में से चाबी निकालकर बाहर का दरवाजा खोला और पहले मुझे अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता दिया, फिर खुद अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। ये नहायत मुख्तसर सा आंगन था। बाईं तरफ की दीवार से मुझे अंदाजा हो गया कि इस आंगन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जब हम मकान में दाखिल हुए तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मकान को अंदर से भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। उस तरफ 2 कमरे थे, पिछली तरफ बाथरूम और एक छोटा सा किचन भी था। रत्ना मुझे जिस कमरे में लेकर आई उसमें एक डबल बेडरूम, 2 कुर्सियां, एक छोटी टेबल और जरूरत की सिर्फ चंद चीजें थी। एक तरफ दीवार में आदमी अलमारी भी लगी हुई थी। रत्ना ने ताला खोलकर अपना बैग अलमारी में रखा और बेड के करीब कुर्सी पर पड़ा हुआ शबे ख्वाबी का लिबास उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं कुछ देर खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना की वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। उसे देखते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। सांस की रफ्तार एकदम तेज हो गई। रत्ना बेड की पूंछ से टेक लगाकर इस तरह बैठ गई कि मेरे रहे से होश भी उड़ गए। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, वो तौबा शिकन निगड़ाई लेते हुए बोली। रेस्टोरेंट से निकली तो दिल चाह रहा था कि घर जाते ही बिस्तर पर गिर जाऊंगी, मगर तुम्हारे मुंह से पंजाबी सुनी तो तुम्हें इनकार ना कर सकी। घर से दूर किसी को अपनी जबान बोलते देखकर खुशी होती है। पंजाब में कहाँ के रहने वाले हो? मैं कसूर का रहने वाला हूँ रत्ना जी, मैंने जवाब दिया। तुम भूल गई हो, चंद रोज पहले मिल चुके हैं, मैंने कहा। क्या? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। कई रोज पहले मुझे एक पंजाबी नौजवान मिला था जो मुझे हिल लाक होटल ले गया था और वहाँ वो कहते कहते रुक गई। उसकी आंखों में वैसे सी उभर आई थी। तुम वही तो नहीं? बिल्कुल वही हूँ, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी मैं कई मरतबा रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। परसों रात भी आया था, मेरे साथ एक खूबसूरत औरत थी। तुमने हमें चाय सर्व की थी। इसी दौरान एक और खूबसूरत औरत भी वहाँ आ गई थी। बेला, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, मेरे ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दिमाग घूम रहा है। उसने टांगे समेटकर सर को दोनों हाथों में थाम लिया। उस रात तुम होटल के मालिक रवि पंडित को कत्ल और नागराज को घायल करके भागे थे। तुम तो फरार हो गए थे और नागराज के आदमियों ने होटल में क़यामत मचा दी थी। मैं उस रात बाल बाल बची थी। वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद उसने सर से हाथ हटाए और मेरी तरफ देखते हुए बोली। गड़बड़ का एहसास होते ही मैं किचन वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। अगर चंद मिनट वहां रुकती तो मुझे मार दिया जाता। उन्हें उस औरत की तलाश थी जिसके साथ तुम होटल में दाखिल हुए थे। मैं बड़ी मुश्किल से छुपती छुपाती यहाँ तक पहुंची थी और फिर 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। मैं जानती थी कि अगर मैं पहचान ली गई तो जिंदा नहीं बचूंगी। उस वक्त तो बच गई थी, मगर तुम फिर आ गए हो। अगर उन लोगों को शुबा भी हो गया तो तुम्हारे साथ मेरे शरीर के भी टुकड़े कर देंगे। परेशान क्यों होती हो रत्ना, मैंने कहा।
नागराज के आदमी पिछले 3 महीनों से मेरी तलाश में है और आज तक मेरा सुराग नहीं लगा सके। हालांकि मैं आजादी से घूम फिर रहा हूँ। अव्वल तो किसी ने मुझे तुम्हारे साथ आते हुए देखा नहीं, और बिलफर्ज किसी ने देख भी लिया होगा तो वो नहीं समझ सकेगा कि मैं कौन हूँ। तुम कहते हो वो लोग तुम्हें पहचानते नहीं, लेकिन कल बेला भी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है वो नागराज की रखेल है और बड़ी खतरनाक औरत है। क्या वो तुम्हारे बारे में नागराज को नहीं बताएगी? उसके बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। कल मैंने जानबूझकर अपने आप को उस पर जाहिर किया था। दरअसल उसके जरिए मैं एक पैगाम नागराज तक पहुंचाना चाहता था। मैंने बेला की मुलाकात के सिलसिले में थोड़ा सा झूठ बोला, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम अरसे से यहाँ रह रही हो, नागराज के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। वो इंसान नहीं शैतान है, हजारों बेगुनाह लोगों का कातिल। क्या ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल है? मैं एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने रत्ना पर भी वही हथकंडा इस्तेमाल किया जो शक्ति पर भी कामयाबी से आजमा चुका था, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद रत्ना को भी कायल करने में कामयाब हो गया कि नागराज जैसे शख्स को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे लोगों का वजूद ही मिटा देना चाहिए। रत्ना की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो दहशत गर्दी के कैंप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कैंप की तबाही के बाद आम शहरियों की तरह उसे भी सिर्फ इतना मालूम था कि वो भारतीय सेनाओं का तरबियत याफ्ता कैंप था जिसे एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने तबाह कर दिया था। और मजीद खौफ राज फैलाने के लिए उस दहशतगर्द ने एक मंदिर को भी आग लगा दी थी जिसमें सैकड़ों बेगुनाह जलकर राख हो गए थे। ऐसा नहीं है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। वो भारतीय सेनाओं की ट्रेनिंग का नहीं, उन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग का कैंप था जिनके जरिए पाकिस्तान में तबाही फैलाई जा रही है। हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और तुम्हें मेरी बात का शायद यकीन ना आए, लेकिन सच ये है कि नागराज दहशतगर्दी के उस कैंप का इंचार्ज है। उसने दहशतगर्दी के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि शैतान भी काम कर रह जाए। बड़े बड़े सरकारी अफीसर, मिनिस्टर, यहाँ तक के राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी उसके दबाव में है। वो सब उससे खौफजदा हैं। नागराज ने अपने गिरद ताकत का एक बहुत मजबूत हिसार कायम कर लिया था। अपनी उस ताकत और नाजायज इख्तियारात से फायदा उठाते हुए उसने उन आला सरकारी अफीसरों को भी कत्ल करवा दिया जिन्हें उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ था। लेकिन अब उसकी ताकत का ये हिसार टूट रहा है। मैंने उसमें दरारें डाल दी हैं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही इख्तलाफ रहे हैं और यही इख्तलाफ 3 बड़ी जंगों का बायस बन चुके हैं। लेकिन इन जंगों में नुकसान किसका हुआ? अवाम का। किसी नेता के खानदान का कोई फर्द किसी जंग में नहीं मारा गया। ये वही हुक्मरान है जो शुरू से अब तक हम और तुम पर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि नेहरू खानदान का कोई फर्द महादे जंग पर मारा गया हो या घायल हुआ हो? नादरा शास्त्री, मीरा जी, देसाई, गुजराल, वाजपेयी या किसी भी हुक्मरान का नाम लेकर बता दो कि उनमें से किसी के बच्चे अनाथ हुए हों। नहीं रत्ना, कुर्बानी का बकरा तो आवाम को बनाया जाता है। तोपों के गोले हम पर बरसते हैं, हमारे घर उजड़ते हैं, औरतें हमारी बेवा और बच्चे हमारे यतीम होते हैं। इन बदमाशों के घरों में तो उस वक्त भी रक्स और सुरूर की महफिलें जमी होती हैं जब अवाम जंग का अजाब सह रहे होते हैं। और ये कैसी सियासत है कि अपने कदम जमाए रखने के लिए दूसरे मुल्कों के बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाई जाएं। अगर तुम्हारे शहरों में सड़कों पर चलते फिरते मासूम और बेगुनाह लोगों को अचानक गोलियों से भून दिया जाए, रोजाना हर गली से 10-10 आरतियां उठने लगे, मौत के खौफ से बारूनक गलियां और बाजार उजड़ जाएं, तो तुम क्या सोचोगी? नहीं रत्ना, ये सियासत नहीं है। ये लोग सियासतदान नहीं है। ये तो वो जुनूनी हैं जो हर कीमत पर अपना इक्तदार कायम रखना चाहते हैं। इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इनकी मसनद इक्तदार के नीचे कितने बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई हैं। रत्ना खामोश बैठी थी, मेरी सूरत देखती जा रही थी। उसके चेहरे के तासरात हर लम्हे बदल रहे थे। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं पाकिस्तान का एजेंट, जासूस या दहशतगर्द नहीं हूँ। मुझे भी पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाया जा रहा था ताकि मेरी ब्रेन वॉशिंग करके दहशतगर्दी की तरबियत देकर मुझे इंसानी बम बना दिया जाए और मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपने ही लोगों पर मौत बरसाने लगूं। ये बेला ही मुझे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन मैं इनके शिकंजे से भाग निकला। और अगर मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इन जुनूनियों के खिलाफ माज आरा हो गया हूँ तो मैंने क्या गलत किया है? अपने दिफा का हक सबको है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो। मैं जानता हूँ कि सिर्फ चंद जुनूनियों को खत्म करके अमन कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए ही सही उनके कदम रोके जा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या ये सब कुछ ना करती? बल्कि तुम तो खुद इस किस्म की सूरत-ए-हाल का शिकार हो। तुम्हारा ताल्लुक यकीनन एक शरीफ घराने से है, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। वो जो कोई भी था, क्या उन लोगों से अलग हो सकता है? नहीं, ये सब एक है। इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। नागराज और उसके आदमी लोगों को जिंदगी से महरूम कर देते हैं और तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाले ने तुम्हारी माशरती जिंदगी की हत्या कर दी। तुम्हारी मर्जी और इरादे का कोई दखल नहीं। तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया गया है जहां तुम खुद अपनी नजरों से भी गिर गई हो। क्या तुम्हारे सीने में अपनी उस बर्बादी के इंतकाम की आग नहीं भड़क रही?
क्या तुम खामोश रहोगी और सारी जिंदगी तवायफ बनी रहोगी? नहीं रत्ना, नहीं। तुम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हो। तुम यकीनन बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती हो। दूसरों के सामने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलना चाहती हो। दूसरों की आंखों में आंखें डालकर चलना चाहती हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा रत्ना। मैं कुर्सी से उठकर उसके करीब पलंग की पट्टी पर बैठ गया। रत्ना चांदना में मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने आगे झुककर अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैं अपनी बर्बादी को कभी नहीं भूली। वो सिसकी सी बरते हुए बोली, लेकिन मैं एक कमजोर और मजबूर औरत क्या कर सकती थी? हमारे माशरे में तो औरत के लिए जवान और हसीन होना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। अगर वो अकेली और बेसहारा भी हो तो बेड़ी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने बात से धोखा खाने के बाद शायद मैं संभल जाती, मगर मैं खूनख्वार बेड़ियों की हिसार में फंस गई थी। वो मेरे हमदर्द और मुआफिज बनकर मेरी बोटियां नोचते रहे और मैं कुछ न कर सकी। मैं अब भी अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ, मगर किससे लूं? जिसने तुम्हें इस रास्ते पर धकेला था, मैंने जवाब दिया। उसे तो एहसास भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर चुका है। वो तो अब भी ऐश कर रहा होगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी तरह कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हो। काश मेरी ये आशा पूरी हो सकती, मैंने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। रत्ना कुछ और आगे सिरक गई। अब हमारी गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया था और उसने मेरी कमीज के बटन खोल दिए और मेरे बालों भरे सीने पर हाथ फेरने लगी। मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे किसी तालाब में पानी में पुरसुकून सतह पर कंकर फेंक दिया गया हो। हिजान खेज लहरें मेरे अंदर चारों तरफ फैलने लगी।